Hello everyone, I hope you all are fine and doing well. Now हम एंजाइम डिस्कस कर रहे हैं और आज एंजाइम में लास्ट लेक्चर है हमारा एंजाइम में ना वो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ मैनी डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एंजाइम्स आर देयर। अगर हम बात करें स्टार्टिंग में तो डिफरेंट क्राइटेरियाज रहे हैं एंजाइम कहाँ से आइसोलेट हुआ है। जैसे पैपेन एंजाइम पपाया में मिलता है तो पपाया के नाम पर उसका नाम पैपेन। इसी तरह जैसे अगर लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं तो लाइपेज, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं प्रोटीएज, स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं अमाइलेज, न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करते हैं न्यूक्लियस। सो ये भी एक क्राइटेरिया। अभी जो मॉडर्न क्राइटेरिया हम क्लासिफिकेशन का यूज करेंगे वो बेस्ड है टाइप ऑफ रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय एंजाइम। वो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं, दोनों हो रहे हैं, आइसोमराइजेशन है या वाटर की हेल्प से बॉन्ड का ब्रेकिंग है या कंडेंसेशन प्रोसेस इज देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज देयर। सो डिफरेंट क्राइटेरियाज आर देयर, ट्रांसफर हो रहा है ग्रुप। सो मॉडर्न जो डेफिनेशन है क्लासिफिकेशन की दैट इज बेस्ड ऑन टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज्ड। और एंजाइम की जो नेमिंग है उसमें हम एक पैटर्न फॉलो करेंगे। उसमें सबसे पहले हम सबस्ट्रेट का नाम लिखेंगे, साथ में पीछे ऐड करेंगे कौन से रिएक्शन वो कैटेलाइज कर रहे हैं। सो डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स आर देयर। सो आई होप यू ऑल आर रेडी। एंजाइम को क्लासिफाई करने से पहले सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज ईसी नंबर। ईसी मीन्स एंजाइम कमीशन नंबर। एंजाइम कमीशन हैज गिवन नंबर टू ईच एंड एवरी एंजाइम। अब इसी नंबर में हर एंजाइम के नेम में 4 डिजिट्स होंगे, जिसमें फर्स्ट जो डिजिट है वो क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, सेकंड जो डिजिट है वो सब क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, थर्ड रिप्रेजेंट करेगा सब क्लास, और फोर्थ है दे विल रिप्रेजेंट सब क्लास। बी एंड सी यहाँ पर जो सेकंड और थर्ड डिजिट है वो डिस्क्राइब करेगी रिएक्शन, जबकि जो डी है वो देगी कि नंबर ऑफ एंजाइम। सेम फंक्शन जो है किसी भी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को कैटालाइज करने वाले जो एंजाइम्स हैं उनमें उनकी नंबरिंग जो हमने दी हुई है वो कौन से नंबर पर हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें एल्कोहल NAD प्लस ऑक्सीडो रिडक्टेज, तो ये ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम है वो क्लास नंबर 1 है, तो इसकी क्लास है 1, सब क्लास भी है 1, सब क्लास भी है 1 और सब क्लास भी क्या है 1। सो इसी नंबर में जो नंबर 4 डिजिट्स होंगे, सब क्लास पहला क्लास, देन सब क्लास, सब क्लास, सब क्लास। सो दिस इज इसी नंबर। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम आपको इसी नंबर के साथ याद रखना है, आपको इनका नंबर चेंज नहीं करना। फर्स्ट कैटेगरी ऑफ एंजाइम इज ऑक्सीडो रिडक्टेज। जैसा कि नाम है, दीज एंजाइम कैटेलाइज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, रेस्पिरेशन के अंदर बहुत सारे ऐसे एंजाइम हैं जो ऑक्सीडो रिडक्टेज कैटेगरी में आएंगे। इसी तरह फोटोसिंथेसिस में भी अगर हम देखें डिफरेंट काइंड ऑफ ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आर देयर। सो ये एंजाइम ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ट्रांसफरेज जैसे केमिस्ट्री के अंदर ट्रांसफर रिएक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि ग्रुप ट्रांसफर होगा। यहाँ पर कोई भी एक सब्सटेंस है वहाँ से ग्रुप ट्रांसफर होकर दूसरे के पास चला गया, तो उस तरह के एंजाइम्स को हम क्या कहेंगे, ट्रांसफरेज। हाइड्रोलेजेस एंजाइम हाइड्रोलिसिस करेंगे। जैसे प्रोटीन का जब डाइजेशन होगा तो जो पेप्टाइड बॉन्ड है दैट इज ब्रोकन बाय यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वाटर चाहिए, सो वाटर की हेल्प से जो ब्रेक डाउन होगा उसको हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस, और एंजाइम को कहेंगे हाइड्रोलेजेस। लाइजेस एंजाइम क्या हैं, दे विल कैरी आउट ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड, रिमूवल ऑफ द ग्रुप, बट मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर वाटर का यूज नहीं है। आइसोमेरेज, these enzyme carries out isomerization reaction। लाइगेज का काम है जोड़ना, और ये जो एंजाइम्स हैं वो बॉन्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। इनको हम सिंथेटेज एंजाइम भी कहते हैं। तो आपको इनको इसी नंबर के साथ याद रखना। अगर हम पूछें इसी नंबर 3 में कौन आते हैं तो वो हैं हाइड्रोलेजेस। एक रिएक्शन की हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे वहाँ पर हम फिर रिपीट करेंगे कौन से टाइप के एंजाइम हैं अलग अलग चैप्टर्स में।
ऑक्सीडोरिडक्टेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज मीन्स दीज आर द एंजाइम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में इन्वॉल्व है। बायोलॉजी के अंदर क्या है, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस जहां पर भी होंगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दे आर ऑक्यूपाइड बाय रिडक्शन ऑल्सो। तो मोस्टली जो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शंस है उनमें रिडक्शन भी होगा, तो इस तरह की रिएक्शन को हम कहेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। NaDH प्लस H पॉजिटिव ये एक रिड्यूसिंग पावर है। NaDH प्लस H पॉजिटिव जब चेंज होगा NaD प्लस में, तो ये इसको समझेंगे यहाँ पर थोड़ा। NaDH प्लस H पॉजिटिव जब NaD पॉजिटिव में चेंज होगा, देयर इज रिमूवल ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। कैसे, देखो H यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ H नहीं है, H का मतलब 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, क्लियर। NaDH, H यहाँ नहीं है तो यहाँ से 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। इसी तरह यहाँ पर H प्लस प्रेजेंट है, H प्लस मतलब 1 प्रोटॉन, और इधर अगर हम देखें D प्लस प्रेजेंट है, D प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो गया है। तो देखिए यहाँ पर कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। फिर से देखिए, क्योंकि जब ये मार्कर काम करता है तो आपको दिखाई नहीं देता मैं कहाँ पर हाईलाइट कर रही हूँ। अब हाईलाइटर है तो हम लिख नहीं सकते। NaDH, पहले हम इसका हिसाब लगाते हैं। NaDH जब NaD पॉजिटिव में चेंज हुआ तो यहाँ से बेटा क्या क्या गायब हो गया, यहाँ से ये H गायब हो गया है। H मीन्स 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर D की बजाय D पॉजिटिव हो गया है, मतलब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का और लॉस हो गया, ये लो। और यहाँ पर H प्लस मतलब 1 प्रोटॉन। सो ये देखो जब NaDH प्लस H पॉजिटिव किस में चेंज होगा, NaD प्लस में। सो देयर इज अ रिमूवल ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। व्हाट दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। कौन सा प्रोसेस है ये, ऑक्सीडेशन। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लर्न करना है, बिकॉज हम इनको कई जगह, रेस्पिरेशन है, फोटोसिंथेसिस है, वहां पर हम इसको यूज करेंगे। जब देखो जब NaDH प्लस H पॉजिटिव में चेंज होता तो होगा रिडक्शन, और जब NaD प्लस में चेंज होता होगा ऑक्सीडेशन। अब जब पायरुवेट का ऑक्सीडेशन, सॉरी यहाँ पर NaDH का ऑक्सीडेशन हुआ है तो बेटा पायरुवेट का क्या होगा, रिडक्शन। ये इक्वेशन आपको याद भी करनी है, क्यों, क्योंकि ये आपकी बुक में गिवन है। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा, पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पायरुविक एसिड को आप पायरुवेट भी लिख सकते हैं, लैक्टिक एसिड को लैक्टेट भी लिख सकते हैं। तो जब पायरुविक एसिड लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा तो याद रखना है पायरुविक एसिड का रिडक्शन होगा, और NaDH प्लस H पॉजिटिव का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ जो एंजाइम यूज होंगे उनको कहेंगे डिहाइड्रोजिनेज। तो ये आपको, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाता है कि जहां पर भी NaD यूज हो रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है तो वहां एंजाइम कौन होंगे, डिहाइड्रोजिनेज। डी मीन्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो पायरुवेट इज रिड्यूस टू फॉर्म लैक्टेट एंड NaDH प्लस H पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइज्ड। तो एक सब्सटेंस रिड्यूस हुआ है, दूसरा सब्सटेंस क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। इस तरह के एंजाइम को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज। बहुत जगह पढ़ेंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज, सब जगह सेम काम रहेगा। और वहां पर एक ऑक्सीडाइज होगा और एक क्या होगा, रिड्यूस। ट्रांसफरेज, ट्रांसफरेज का मतलब ग्रुप ट्रांसफर करना। ये प्रोसेस ये इसका जो केमिस्ट्री है थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। हर अमाइनो एसिड का कीटो एसिड होता है, कीटो एसिड। अगर अमाइनो एसिड पर अमोनिया निकाल दें, ये देखो अमोनियम है, अमोनिया एज ए गैस सेल में नहीं रह पाएगी, डिफ्यूज हो जाएगी, तो सेल की जो पीएच है उस पे अमोनियम आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। देखो इसके लिए आपको ये इक्वेशन याद होनी चाहिए, और ये भी ध्यान रहे आपके सिलेबस से ही है, और ये आपको याद भी करनी है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो रहा है, याद भी हो रहा है। कीटो एसिड जब अमोनियम आयन को पिक करेंगे तो किस में चेंज हो जाएंगे, अमाइनो एसिड में।
अब आप ये समझो, अमाइनो एसिड से जब अमोनिया निकाल देंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, कीटो एसिड में। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। कीटो एसिड पर जब अमोनिया ऐड होगा तो अमाइनो एसिड सिंथेसाइज होगा, और जब अमाइनो एसिड से अमोनिया रिमूव होगा उस प्रोसेस को कहते हैं डीअमाइनेशन। सो देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ कीटो एसिड। अब हर अमाइनो एसिड का एक कीटो एसिड है, ये आपको याद होना चाहिए। ज्यादा नहीं तो आपको 2 के लर्न करने जो आपके सामने हैं। ये देखिए, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। अल्फा कीटो ग्लूटेरेट किसका कीटो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड का। और एस्पार्टेट का कीटो एसिड कौन है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अब आप फिर देखें, ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड तो है अमाइनो एसिड। ये देखो अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये भी अमाइनो एसिड है जिसमें अमाइनो ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये देखिए, ये कीटो एसिड है, ये इसमें कीटो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिल ग्रुप है। हर अमाइनो एसिड का एक कीटो एसिड होगा। आपको 2 के लर्न करने हैं। ग्लूटामिक एसिड का कीटो एसिड है अल्फा कीटो ग्लूटेरेट, और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का अमाइनो एसिड कौन है, एस्पार्टेट। अब आप देखो, एस्पार्टेट अमाइनो एसिड अपना अमाइनो ग्रुप किसको दे देगा, कीटो एसिड को, अल्फा कीटो ग्लूटेरेट। तो एस्पार्टेट अमाइनो एसिड अमोनिया देने के बाद क्या बन जाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, दैट इज ए कीटो एसिड। लेकिन अल्फा कीटो ग्लूटेरेट अमोनिया लेने के बाद क्या बन जाएगा, ग्लूटामिक एसिड। समझ आ रहा है, अमाइनो एसिड ने अपना अमोनिया ग्रुप कीटो एसिड को दिया, तो कीटो एसिड तो बन जाएगा अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड क्या बन जाएगा, कीटो एसिड। दिस इज ए ट्रांसफर रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम ट्रांसफरेज। Third, hydrolase. Hydrolase means enzyme which carry out hydrolysis by utilizing molecule of water. ये अगर हम देखें, डाइजेशन इज नथिंग बट हाइड्रोलिसिस। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, व्हाटएवर इट इज, ऑल आर हाइड्रोलाइजेज, ऑल आर हाइड्रोलेज। जैसे आपने लाइसोसोम में भी पढ़ा होगा, लाइसोसोम के अंदर भी कौन से एंजाइम है, हाइड्रोलेजेज, लेकिन उनको हम एसिडिक हाइड्रोलेजेस कहते हैं बिकॉज वो एसिडिक पीएच पर एक्टिव है। एलिमेंट्री कैनाल में जो हाइड्रोलेज हैं वो अलग अलग पीएच पर एक्ट करते हैं। बॉडी के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे, जो बॉडी का पीएच है 7.4, उस पर वर्क करेंगे। सो हाइड्रोलेज का काम है बॉन्ड को ब्रेक करना बाय यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एसिटाइल कोलिन, अगेन एग्जाम्पल बुक से और आपको याद करना है। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो इम्पल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है थ्रू साइनेप्स। आई होप आपने थोड़ा बहुत 10th में पढ़ा होगा। नर्व या मसल के बीच में जो साइनेप्स है उसको कहेंगे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक न्यूरॉन के एक्सॉन और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में जो साइनेप्स है उसको हम कहेंगे एक्सोडेंड्रेटिक साइनेप्स। जो इम्पल्स का ट्रांसमिशन है नर्व से मसल में या वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, किसकी हेल्प से होगा, न्यूरोट्रांसमीटर, और एक न्यूरोट्रांसमीटर का नाम है एसिटाइल कोलिन। ट्रांसमीटर जब रिलीज होगा और गेटेड चैनल के साथ बाइंड होगा, थोड़े टाइम के बाद ये इनएक्टिव हो जाता है और एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज एंजाइम की हेल्प से किसमें टूट जाता है, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन, एसिटिक एसिड प्लस कोलिन। सो ये एंजाइम भी आपको लर्न रखना है। एसिटाइल कोलिन इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू एसिटिक एसिड एंड कोलिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्टीरेज। जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम हैं सभी क्या होंगे, हाइड्रोलेजेस। लाइसोसोम में जो एंजाइम है ऑल आर हाइड्रोलेजेस। क्लास ऑफ एंजाइम इज लाइजेस। लाइज का मतलब होता है ब्रेक करना। ये जो एंजाइम है
वो सबस्ट्रेट से पर्टिकुलर ग्रुप को रिमूव करेंगे बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। यहाँ पर हाइड्रोलिसिस की तरह बॉन्ड का ब्रेकिंग नहीं होगा। दे ब्रेक द बॉन्ड बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस एंड देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ डबल बॉन्ड। अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करें तो ये जितनी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस हैं वो रिवर्सिबल होती हैं, दे कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। सो अगर हम देखें आइसोसीट्रेट से अगर क्या बनता है सिस अकोनिटेट, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है जबकि इधर वाटर रिमूव हो गया है जिसकी वजह से यहाँ पर कैसी बॉन्ड बन गई है, डबल बॉन्ड। सो लाइजेस कैरी आउट रिमूवल ऑफ ग्रुप्स by mechanism other than hydrolysis and this result in formation of double bond. Isomerase नाम है आइसोमराइजेशन से, आपने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, चेन आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमर है। सो दीज एंजाइम कैरी आउट आइसोमराइजेशन, जैसे ग्लूकोज 6 फोस्फेट का किसमें कन्वर्ट होना, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट में। लास्ट लेक्चर में हमने ग्लाइकोलिसिस की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फोस्फेट बाय एंजाइम नोन एज हेक्सोकाइनेज। ये आपको याद रखने, जितने भी एग्जाम्पल मैं वीडियो में ले रही हूँ कोई भी एग्जाम्पल एक्स्ट्रा नहीं है, सब आपकी बुक से रिलेटेड है। ये हो सकता है कि इस चैप्टर में नहीं है बट कहीं और होंगे, बिकॉज अदरवाइज बिल्कुल नए एग्जाम्पल याद करना टोटली वेस्टफुल एक्टिविटी और इतना आप याद भी नहीं कर सकते हैं। सो ग्लूकोज, ये अब अपनी ग्लाइकोलिसिस की रिएक्शन नंबर 2 पे आते हैं। कल हमने पढ़ा ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनेगा हेक्सोकाइनेज से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्लूकोज 6 फोस्फेट आइसोमराइज होकर क्या बनाएगा, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट, और एंजाइम का नाम होगा आइसोमेरेज। लाइगेज, लाइगेज का मतलब होता है जोड़ना। दीज एंजाइम कैटेलाइज लिंकिंग ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स, और जिसकी वजह से डिफरेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म, जैसे कार्बन कार्बन बॉन्ड है या कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन सल्फर बॉन्ड है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड है, फोस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड है। जैसे आपने ये कहाँ पढ़े हैं, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन करते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ जुड़ेगा तो वो CN बॉन्ड है, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। शुगर के साथ फोस्फेट जुड़ेगा तो वो PO बॉन्ड है, एस्टर बॉन्ड है वहां पर। और अगर हम प्रोटीन्स में देखें तो जो SS है, 2 सिस्टीन रेजिड्यू अगर आसपास आते हैं तो उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बनेगी। यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया है ये इन्होंने लिया है प्रोटीन सिंथेसिस से, जो 12th क्लास का टॉपिक है, कि जो tRNA है दैट विल बाइंड विद स्पेसिफिक अमाइनो एसिड। सो जब tRNA स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर कौन से एंजाइम का काम होगा, लाइगेज, एंड लाइगेज एंजाइम आर आल्सो नोन एज सिंथेटेज। तो ये इक्वेशन आपको नो डाउट इस साल पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे। एंड दिस इज चार्जिंग ऑफ tRNA, वो प्रोसेस जिससे जो tRNA है वो अपने अपने अमाइनो एसिड के साथ अटैच हो जाते हैं, और दिस विल हेल्प इन प्रोसेस ऑफ दिस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सभी tRNA अपने अपने स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के साथ अटैच हो जाते हैं, और tRNA को अमीनो एसिड से अटैच करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, सिंथेटेज और लाइगेज। सो दैट्स ऑल अबाउट 6 कैटेगरीज ऑफ एंजाइम। Now here we will discuss a very interesting concept, that is metabolism. Metabolism means जितनी भी reactions हमारी body में हो रही हैं, all reactions together constitute metabolism. और जो बायोमोलिक्यूल इन डिफरेंट प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है उनको हम कहेंगे मेटाबोलाइट। जैसे पीछे की 2 स्लाइड में भी अगर आप देखो, आइसोसिट्रिक एसिड है या एसिटाइल कोलिन है, ग्लूकोज 6 फोस्फेट है, फ्रक्टोज 6 फोस्फेट है, ऑल दीज बायोमोलिक्यूल्स आर नोन एज मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट मीन्स वो बायोमोलिक्यूल सब्सटेंस जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है। सो व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? Sum total of reactions taking place inside body of the organism, उसको हम क्या कहेंगे, मेटाबॉलिज्म। ध्यान रहे सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कोई सिंगल अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन भी नहीं है। Each and every reaction in the body is catalyzed by enzyme. Even हमने पीछे एग्जाम्पल लिया कार्बोनिक एनहाइड्रेज का, CO2 का वाटर में डिसोल्यूशन भी एंजाइम की हेल्प से होगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज।
All reaction in our body are catalyzed by enzyme. There is no single uncatalyzed reaction in the body. अब जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग तरह के मेटाबॉलिक पाथवे में इन्वॉल्व है। मेटाबॉलिक प्रोसेस दो तरह के हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मींस सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। जब सिंपल मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो दैट प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। बहुत आसान सा अपने पास एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, जहां पर CO2 प्लस वाटर मिलकर क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज, और हम सबको फूड अवेलेबल इसी प्रोसेस की वजह से है। और यहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या है, सनलाइट। हमारी बॉडी भी सिंपल जो सब्सटेंसेस हैं जो एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हुए हैं, जैसे अमीनो एसिड्स हैं, उनको यूज करके प्रोटीन सिंथेसाइज करती है। जो ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, फ्रक्टोज है, सिंपल शुगर को यूज करके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज करती है। सो ऑल दीज एनाबॉलिक प्रोसेस रिक्वायर एनर्जी। इससे उल्टा है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स complex substance broken down to form simple substance. Very easy example is respiration. रेस्पायरेशन में जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा तो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। जो ग्लूकोज है वो किस में टूटेगा, CO2 एंड वाटर में। सो कॉम्प्लेक्स इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल, और इस प्रोसेस के दौरान लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, और वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी, ATP। ATP इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पीछे हमने इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस किया। ATP में क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, शुगर राइबोज, साथ में 3 फॉस्फेट। तो जो ATP के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो हाई एनर्जी एस्टर बॉन्ड में प्रेजेंट होती है, जो इंडिविजुअल फॉस्फेट आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर ATP से टर्मिनल फॉस्फेट को निकाल दे, हाइड्रोलिसिस होगा, अगेन जो एस्टर बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाए बाय यूटिलाइजिंग मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। सो दिस प्रोसेस विल रिलीज अमाउंट ऑफ एनर्जी। और कितना एनर्जी रिलीज होगी टर्मिनल फॉस्फेट्स रिमूव होने से, दैट इज 7.3 किलो कैलोरी। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ATP कितना एनर्जी देगा, 7.3 किलो कैलोरी। सो आई थिंक ये मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट आपने पहले भी पढ़ा होगा। मेटाबॉलिज्म डिफरेंट रिएक्शंस हैं, दो तरह की है मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में एनर्जी कंज्यूम होगी, कैटाबॉलिज्म में एनर्जी लिबरेट होगी। अब हम आते हैं कि जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं उनमें जितने भी बायोमोलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, सभी बायोमोलिक्यूल बॉडी में एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में, दैट इज ब्यूटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग सेटअप जो है वो लगातार एफर्ट कर रहा है कि सभी बायोमोलिक्यूल का कंसंट्रेशन मोर और लेस क्या रहे, कांस्टेंट। जैसे ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है ब्लड में वो कितना रहता है, 4.5 to 5 मिलीमोलर। इसी तरह जो हॉर्मोन्स हैं वो नैनोग्राम्स में है। और आपने पढ़ा होगा कि अगर ब्लड से ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होता है, पर्सन विल बी हैविंग डिजीज डायबिटीज। और इसी तरह अगर हार्मोन कम है तो भी डिजीज है, ज्यादा है तो भी डिजीज है। तो यानी कि अगर किसी पर्सन का मेटाबॉलिज्म परफेक्ट है, मींस जितने बायोमोलिक्यूल हैं वो एक स्पेसिफिक कंसंट्रेशन में है जितना बॉडी के अंदर होने चाहिए, जिसकी वजह से जो बॉडी की एक्टिविटी है ऑल आर टेकिंग प्लेस इन परफेक्टली बैलेंस्ड मैनर, कोऑर्डिनेट मैनर, कहीं कोई गड़बड़ नहीं है। और एक कांस्टेंट रेट से ही वो बायोमोलिक्यूल दूसरे बायोमोलिक्यूल में चेंज हो रहे हैं एज पर देयर टर्नओवर नंबर। टर्नओवर नंबर का मतलब होता है कितने टाइम में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलर अनदर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसको हम कहेंगे टर्नओवर नंबर। जैसे अगर हम बात करें, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब किसी वजह से अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया लेकिन ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन
बंद हो जाएगा। ये हमने एलोस्टेरिक इनहिबिशन में भी पढ़ा। अगर जैसे अब एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, बॉडी मसल को एटीपी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो फूड का ऑक्सीडेशन फास्ट रेट से होगा, ज़्यादा एनर्जी लिबरेट होगी। तो ध्यान रहे CO2 का प्रोडक्शन भी उस दौरान क्या होगा, ज़्यादा। आप रेस्ट पर हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, मस्कुलर एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं है, तो ऑक्सीडेशन नॉर्मल रेट से होगा और CO2 प्रोडक्शन भी क्या होगा, नॉर्मल। सो बॉडी के अंदर जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं, डिफरेंट मेटाबोलाइट हैं, वो कांस्टेंट रेट से बन रहे हैं और चेंज हो रहे हैं एज पर डिमांड ऑफ द बॉडी। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट कि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है बॉडी में वो लिंक्ड है। जरूरी नहीं है कि वो हमेशा लीनियर पाथवे, वो लीनियर भी हो सकते हैं, सर्कुलर भी हो सकते हैं, और ज्यादातर रिएक्शंस एक दूसरे के साथ होती हैं, वो आइसोलेशन में नहीं होती। इसको हम बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे किसी सिटी का ऑटोमोबाइल ट्रैफिक है, मेटाबॉलिक पाथवे उसके जैसे ही होंगे। मान लीजिए आपको किसी अपनी फ्रेंड के घर जाना है, तो बहुत रेयर केस होगा कि उसके घर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता होगा। नो, आप शुरू में कोई रास्ता चूज करेंगे, फिर आपको लगेगा नो ये तो लंबा पड़ेगा, हम यहाँ से जाके जल्दी पहुँच सकते हैं, तो आप उस रास्ते से चले जाएंगे। फिर आप सोचते हैं कि नहीं, हमें तो जल्दी नहीं पहुँचना, रास्ते को भी एंजॉय करते हुए चलना है, तो हम लॉन्ग रास्ते से, जो लॉन्ग रूट है उसको फॉलो करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि आपको ड्राइविंग अच्छे से नहीं आती और आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो अब आप क्या चाहेंगे कि आप ऐसे रास्ते से जाएं जहाँ पे क्राउड कम है, और बाई चांस अगर आपका ट्रैफिक जैम है तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक अप्लाई करेंगे और वहीं के वहीं खड़े रहेंगे। कब तक, जब तक कि आगे रास्ता क्लीन नहीं हो जाता। तो कुछ ऐसा ही मेटाबॉलिक रिएक्शंस का है, हर स्टेप आपस में लिंक्ड है। एक पाथ जो है, एक प्रोडक्ट पर पहुंचने के लिए एक से ज्यादा पाथ होते हैं। जैसे अगर हम ग्लूकोज फॉर्मेशन की बात करें तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन सकता है। जरूरत पड़ने पर जो प्रोटीन, जब वो हमने पढ़ा था ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड है, कीटोजेनिक अमाइनो एसिड है, जरूरत पड़ने पर ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड किस में चेंज हो सकते हैं, ग्लूकोज में। फैटी एसिड भी जरूरत पड़ने पर किस में चेंज हो सकते हैं, ग्लूकोज में। उस प्रोसेस को हमने कहा ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो बॉडी की रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड है, डिमांड के ऊपर डिपेंड है कि कौन सा मेटाबॉलिक पाथवे फॉलो होगा। जो हर मेटाबॉलिक पाथवे एक डेफिनेट रेट एंड डायरेक्शन से हो रहा है, वो किस बात पे डिपेंड है, उस रिएक्शंस के पर्टिकुलर जो है आगे या पीछे वाले स्टेप पे। जैसे मान लीजिए आप ट्रैफिक में हैं और आपके आगे गाड़ी है, तो जब तक आगे वाली गाड़ी नहीं चलेगी आप भी नहीं चल पाएंगे। इसी तरह रिएक्शंस में है। तो जितने भी जो मेटाबोलाइट हैं वो एक पर्टिकुलर रेट एंड डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, और इन मेटाबोलाइट फ्लो को ही हम क्या कहेंगे, डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब डायनामिक का मतलब होता है विच इज चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। अगर एक जगह पर रुक जाते हैं, जो जैसा है वहां रुक जाते हैं, तो उसको हम कहेंगे स्टडी स्टेट। नो सॉरी, स्टडी स्टेट हालांकि कांस्टेंट होता है बट इस कॉन्सेप्ट में लागू नहीं होगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि जो मेटाबोलाइट फ्लो है उसको हम कह रहे हैं डायनामिक स्टेट। लगातार जो है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स हैं बॉडी के, वो लगातार मूव कर रहे हैं, एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंज्ड एंड कॉन्स्टेंटली फॉर्म्ड एज पर नीड ऑफ द बॉडी। इस स्लाइड को ऑलमोस्ट हम पढ़ चुके हैं, बस एक एग्जांपल है यहाँ पर। जो एनाबॉलिक पाथवे है, एसिटिक एसिड इनटू कोलेस्ट्रॉल, जो एसिटाइल को ए है, एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम ए एंड एसिटाइल को इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एसिटिक एसिड। तो यू कैन लर्न दिस डायग्राम, सॉरी दिस एग्जांपल। मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिविंग स्टेट, दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिनकी वजह से वी आर एबल टू मेंटेन आवर सेल्फ लिविंग, और जो बायोमोलिक्यूल्स का जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बना हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम एक टर्म पढ़ेंगे, स्टडी स्टेट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टडी स्टेट, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट। लिविंग स्टेट क्या है, ये आपको वर्ड अच्छे से याद होना चाहिए, नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें, कोई भी प्रोसेस अगर इक्विलिब्रियम पे है इसका मतलब वर्क डन क्या है, जीरो। और अपनी बॉडी में अगर वर्क डन जीरो होगा तो वी आर नॉट एबल टू मेंटेन आवर सेल्फ लिविंग। तो लगातार अपनी बॉडी को काम करते रहना है ताकि क्या अटेन ना हो, इक्विलिब्रियम। फिर से देखेंगे क्या कह रहे हैं, लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट।
नॉन इक्विलिब्रियम किस लिए जरूरी है? ताकि लगातार वर्क परफॉर्म करते रहे, बिकॉज अगर इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो वर्क डन क्या होगा? जीरो। एंड हाउ दिस इज अचीव्ड, उसी को हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट हैव दिस, ए प्लस बी सबस्ट्रेट मिलकर बन रहे हैं ए बी, और ए बी फिर फाइनली किस में टूट रहे हैं? सी प्लस डी में। एक और रिएक्शन पढ़ लेते हैं इससे पहले इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। इंडस्ट्रीज में जब हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनता है तो H2 प्लस N2 यूज करते हैं हम। हाई टेम्परेचर पे H2 प्लस N2 मिलकर क्या बनेगा? अमोनिया। ठीक है, एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन आने पर अमोनिया वापस किस में चेंज होने लगता है? H2 प्लस N2 में। यानी कि जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ, ये देखो H2 प्लस N2 हाई टेम्परेचर प्रेशर कंबाइन टू फॉर्म अमोनिया, लेकिन जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ अमोनिया वापस किस में कन्वर्ट होने लगेगा? N2 प्लस H2 में। तो इक्विलिब्रियम पे अमोनिया प्रोडक्शन हुआ? नो। वर्क डन हुआ? नो। लेकिन हम कर सकते हैं, कैसे? अगर हमारे पास तरीका हो, जैसे इंडस्ट्रीज में करते हैं, इस अमोनिया को इस वेसल से निकालते रहेंगे। ये वेसल है जहां पर अमोनिया प्रोडक्शन है। अगर हम कॉन्स्टेंटली अमोनिया को सिस्टम से रिमूव कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हमेशा एक ही डायरेक्शन में बढ़ेगी बेटा, और इस केस में वर्क डन है 100% है। लगातार क्या प्रोड्यूस होता रहेगा? अमोनिया, जब तक H2 और N2 सिस्टम में अवेलेबल है। तो स्टडी स्टेट का मतलब है, यहां पर देखो स्टडी स्टेट का मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AB इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ AB। जिस रेट से AB कॉम्प्लेक्स की सिंथेसिस हो रही है उसी रेट से ये किस में टूट रहा है? CD में। इसका मतलब जो AB है उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कांस्टेंट। और ऐसा ही CD के लिए भी होगा। C आगे किसी और में कन्वर्ट होगा, और जितना CD बन रहा है बेटा उतना ही CD क्या होगा? किसी XYZ मॉलिक्यूल में चेंज होगा। सो व्हाट इज स्टडी स्टेट? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन। स्टडी का मतलब होता है कांस्टेंट। हर बायोमोलिक्यूल की, जैसे पीछे हमने स्लाइड में बात की, डिफरेंट मेटाबोलाइट है बॉडी में, डिफरेंट रिएक्शंस आर गोइंग ऑन, फिर भी कितना अच्छा अरेंजमेंट है कि हर बायोमोलिक्यूल अपनी कंसंट्रेशन को मोर और लेस कांस्टेंट बनाए हुए हैं। जैसे अनलिमिटेड एग्जाम्पल है जो हमने पहले की वीडियो में डिस्कस किए हैं, उन्हीं में से एग्जाम्पल लेते हैं। खाना खाया, ग्लूकोज ज्यादा, एक्स्ट्रा ग्लूकोज किस में कन्वर्ट होगा? ग्लाइकोजन में। और अभी आप सोचिए कि आपने खाना काफी देर पहले खाया, तो अभी क्या हो रहा है? रेस्पिरेशन में ग्लूकोज लगातार यूज हो रहा है, तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या होना चाहिए? कम। लेकिन लीवर इस पर बराबर ध्यान रखे हुए है कि मुझे ग्लूकोज को ब्लड में कम नहीं होने देना। अब लीवर क्या कर रहा है? जो ग्लाइकोजन स्टोर है उस ग्लाइकोजन की क्या कर रहा है? हाइड्रोलिसिस, और वो ग्लाइकोजन क्या रिलीज कर रहा है? ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन दोनों बराबर है। हर जगह कोई भी केमिकल रिएक्शन है, सब जगह ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। और यही वजह है कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन बॉडी में मोर और लेस क्या बनी हुई है? कांस्टेंट। सो स्टडी स्टेट का मतलब है कांस्टेंट। जिस रेट से कोई बायोमोलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहा है उसी रेट से वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। सो उसको हम कहेंगे स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट मेंटेन करने के लिए क्या जरूरी है? कि ये जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो आगे होते रहने चाहिए। मान लीजिए अब हम ये पढ़ें कि A प्लस बी मिलकर AB तो बन गया, लेकिन आगे C प्लस D में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो क्या होगा? तो AB वापस किस में टूट जाएगा? A प्लस बी में। तो इससे भी जो AB की कंसंट्रेशन है वो मोर और लेस क्या रहेगी? कांस्टेंट। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे एंजाइम्स में, ये जो रेट ऑफ रिएक्शंस है केमिकल काइनेटिक्स में, वो सारे लॉ जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वो सब एंजाइम काइनेटिक्स पे फॉलो होते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि AB का कंसंट्रेशन
कांस्टेंट रहेगा। जिस रेट से, स्टडी स्टेट का मतलब है डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन बॉडी में कांस्टेंट रहेगी, जिस रेट से वो बन रहे हैं उसी रेट से वो टूटते रहेंगे। जैसे A प्लस बी मिलकर AB बना, तो जितना AB बना है उतना ही AB C प्लस D में कन्वर्ट होगा, तो AB की अमाउंट मोर और लेस क्या रहेगी, कांस्टेंट। किसी वजह से आगे का पाथ नहीं हुआ तो क्या होगा, AB वापस किस में टूट जाएगा, A प्लस B में। जैसे यहाँ देखिए H2 प्लस N2 मिलकर क्या बना रहे हैं, अमोनिया, और अगर हमने अमोनिया को सिस्टम से नहीं निकाला तो अमोनिया वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 प्लस N2, और एक पर्टिकुलर लेवल पर अमोनिया की कंसंट्रेशन आकर रह जाएगी, और उस स्टेप को क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम। लेकिन हम इक्विलिब्रियम को अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इक्विलिब्रियम मीन्स जीरो वर्क, और अगर हमारी बॉडी कोई वर्क नहीं कर रही है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, वी आर नॉट एबल टू मेंटेन अवर सेल्फ लाइफ। सो हम नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट को क्यों मेंटेन करना चाहते हैं, बिकॉज वी वांट टू परफॉर्म वर्क। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वर्क परफॉर्म करेगा तो उसको वर्क परफॉर्म करने के लिए क्या अटेन करना पड़ेगा, नॉन इक्विलिब्रियम। और नॉन इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होगा, बाय कांस्टेंट इनपुट ऑफ न्यू मटेरियल। जैसे अगर हम चाहते हैं AB की कंसंट्रेशन बराबर रहे तो हमें A और B को ऐड करते रहना पड़ेगा। A और B मिलकर AB बनाएंगे और AB मिलकर क्या बनाएंगे, C and D। सो लिविंग प्रोसेस इज कांस्टेंट एफर्ट टू प्रिवेंट फॉलिंग इनटू इक्विलिब्रियम। हमारी बॉडी लगातार एफर्ट कर रही है कि इक्विलिब्रियम अटेन ना हो, क्योंकि जैसे इक्विलिब्रियम अटेन हुआ वर्क डन क्या होगा, जीरो, और बॉडी वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी, देयर इज नो वर्क। सो हाउ दिस नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट इज अचीव्ड, दिस इज अचीव्ड बाय एनर्जी इनपुट। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, मेटाबॉलिज्म से। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे कि बिना मेटाबॉलिज्म के लिविंग स्टेट को अचीव नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर synonymous process। लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिम, सिनोनिम मतलब एक दूसरे के सिमिलर है, पर्यायवाची है। और मेटाबॉलिज्म के बिना लिविंग स्टेट नहीं हो सकती, बिकॉज मेटाबॉलिज्म का काम क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करना। सो आपको ये लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, लिविंग स्टेट इज नॉन इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट। नॉन इक्विलिब्रियम मीन्स इसकी वजह से एक जो बॉडी है वो लगातार क्या करती रहेगी, वर्क, क्योंकि जब तक इक्विलिब्रियम अटेन नहीं होता बॉडी क्या करती रहती है, वर्क करती रहती है। और स्टडी स्टेट मतलब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल की कंसंट्रेशन मोर और लेस क्या रहेगी, कांस्टेंट। जैसे अगर हम ये कहें कि ये फूड है, सपोज इसी पॉइंट को एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, ये फूड है, ये मिलकर ये बना और ये यूज हो गया। अब ये तो यूज हो रहा है, अगर हम ये वापस फूड के थ्रू नहीं लेंगे तो क्या होगा, इसका जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाएगा और आगे फिर इसका यूज नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हम ग्लूकोज का ही एग्जांपल लें, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन और लीवर में स्टोर है, और अब जरूरत पड़ने पर ग्लाइकोजन धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता रहेगा, ग्लूकोज में। अब बॉडी को लिविंग रखने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ग्लूकोज से। अब जब तक ग्लूकोज अवेलेबल है तब तक तो प्रोसेस स्टडी स्टेट में रहेगा, लेकिन जैसे ग्लूकोज की अमाउंट कम हुई क्या होगा, ग्लूकोज की अमाउंट कम होते ही जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा और बॉडी को क्या नहीं मिलेगी, एनर्जी। और जिन प्रोसेस को रन करने के लिए एनर्जी की जरूरत है वो प्रोसेस नहीं हो पाएंगे और अपना सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सो लिविंग स्टेट एंड मेटाबॉलिज्म आर सिनोनिमस। बिना मेटाबॉलिज्म के कोई लिविंग स्टेट नहीं हो सकती। इसलिए फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या कहा कि जो लिविंग स्टेट है, जो मेटाबॉलिज्म है, दैट इज a defining feature of living organism. So that's all about concept of living state, as well as I hope I have covered all the topics of enzyme. Nothing is left. With this, thank you so much for listening. Have a good day. Bye.